अक्सर हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट से कुछ महज महीने होते हैं तब वीआरएस ले लेते हैं। और वो जॉब मैं अच्छे से कर रहा था, तो मैंने कोई ऐसा नहीं कोई दुखी होकर किया, मैंने बड़ी प्रसन्नता से। लेकिन आप अधिकारी रहते हुए भी सामाजिक काम आपने किए हैं। तो मेरा शुरू से ये रहता था कि लोगों को मदद की जाए। तो जितने भी मैस के जो वर्कर काम करते थे उनको जो राशन मिलता था, पैसा मिलता था, वो मैंने उनका 2 गुना करा दिया उसी समय। हाँ, उसके बाद आपको वो टिकट नहीं मिला। वो जो इशू आया उसमें बिना मतलब का इशू था, कोई उस पे अपन आएंगे, उस मुद्दे पे मैं व्यक्ति जैसे कंप्यूटर है या कोई मोबाइल है, मोबाइल की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही हर मनुष्य की भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और जो दूसरी पार्टियां हैं जो धर्म का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। और उधर इसका मतलब व्यक्ति का जो सोच है वो स्पष्ट नहीं है। एक संस्था चलती है ग्रामोत्थान, जिसके आप अध्यक्ष हैं। क्या काम करती है ये संस्था? कि सब लोग अधिकतर गांव से निकल के शहरों में आए। तो ये 17 साल से ये नुकसान हो रहा है किसानों को, जो कमांड एरिया क्यों हो रहा है? क्या मतलब कोई राजनीतिक द्वेषता के चलते? तो ये गवर्नमेंट की ढिलाई है, राजनीतिक शिथिलता कह सकते हैं। राजनीतिक शिथिलता है। और जो सरकारी लोग काम कर रहे हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं फ्री में और काम नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, तो उनको मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को रियल स्थिति से अवगत कराना चाहिए था। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम 5 नाली की पानी खुलवाएं। ये क्या विवाद था? मतलब काफी दिनों ये विवाद चला, कैसे क्या? ये मीणा का जो इशू है, इन दिनों में इनको एक गौशाला खोलनी चाहिए टेम्परेरी। बिल्कुल। तो वो गौशाला में वो काम करे। स्कूलों का हाल ये कि स्कूल में कमरे कम, कक्षाएं ज़्यादा हैं, लोग बैठ नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। एक वीडियो वायरल होता है उनका, वो कहते हैं कि सरकार चाहती नहीं है और आप हमारा राज ला दो, हम करवा देते हैं यार चीज़। तो ये श्रीमान मंत्री जी की एक बहुत छोटी सोच बता रही है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर। और बोल हिंदुस्तान चाहता है कि अपने दर्शकों को वहाँ के जनप्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र के उन जनप्रतिनिधियों से मिलाएं, उन नेताओं से मिलाएं जो उनके मुद्दे सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाते हैं, वैसे काम करते हैं जो समाज में सामाजिक काम होने चाहिए, समाज में एकता भाईचारा बना रहे, उसके लिए जो काम करते हैं। उन नेताओं से मिले, उनके विचारों को सुने, उनके मुद्दों और उनके एजेंडे को समझें। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से हैं जो ब्यूरोक्रेट रहते हुए सामाजिक और राजनीतिक दोनों फील्डों में अपना योगदान दिया है। 5 साल पहले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया है रेलवे के एक बड़े ऑफिसर के तौर पर। उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या रणनीति रहने वाली है इन चुनावों में, उनकी जानकारी हम चाहेंगे। रघुवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रघुवीर प्रसाद मीणा जी, आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये जो बीड़ा उठाया है इस प्रकार के कार्यक्रम का, ताकि जनता के पास में जितने भी जो राजनेता है उनके विचार पहुँचे, जनता उनसे समझ सके। अभी तक हमारे देश में एक ट्रेंड जैसा बन जाता है, जाति और धर्म के आधार पर ही नेताओं का चुनाव होता है। पर आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से नेता क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या उसने किया है, ये बात पहुँचेगी। और ये बात पहुँचने से लोग समझ सकेंगे कि उनको राइट सिलेक्शन कौन सा है। बिल्कुल। हमें आपके पास आने के लिए हमने आपके बारे में सुना। अक्सर हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट से कुछ महज महीने होते हैं तब वीआरएस ले लेते हैं और फिर राजनीतिक एंट्री उनकी होती है, सामाजिक कामों में वो भाग दौड़ करते हैं। लेकिन आप अधिकारी रहते हुए भी सामाजिक काम आपने किए हैं। कई राजनीतिक दाव पेच वाले काम होते हैं, उसको भी आपने टेक्निकली रूप से संभाला है। क्या वजह रही कि 5 साल पहले ही आपने इतनी बड़ी पोस्ट, इससे ज़्यादा प्रमोशन हो सकता था, आपका अच्छी सेटल हो सकता था, लेकिन 5 साल पहले ही वीआरएस ले लिया? मैं आपको ये बताऊं कि मेरा शुरू से ही मैंने 1990 में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं 95 में मैं राजकोट में था। और मैं छोटा सा मेरा एक परिचय आपको दूं सबसे पहले। बिल्कुल। कि मैं 8वीं क्लास तक गांव में पढ़ा जी। और गांव के स्कूल में पढ़ा, जो सामान्य जैसा स्कूल होता है। फिर 9वीं 10वीं 11वीं वो भी सरकारी स्कूल में गंगापुर सिटी में पढ़ा। और वो स्कूल सरकारी था। और जैसे उन दिनों में सरकारी स्कूल में सब लोग पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते थे, तो उस समय वहाँ पढ़ा।
उसके बाद मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ा 12वीं क्लास में। फिर मैं महाराजा कॉलेज के बाद पीईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद वहाँ पे मैंने आईआईटी और एससीआरए दोनों एग्ज़ाम दी, तो दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आईआईटी दिल्ली में मैं रहा करीब 1.5 सेमेस्टर। उसके बाद में मैं एससीआरए एक एग्ज़ाम होती थी यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड 12वीं के बाद में, तो बिहार में मैं पढ़ा, जमालपुर एक जगह है जी। तो वहाँ पढ़ा। उसके बाद तो वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत हमारे मैस में जो काम करते थे तो वो बहुत ही कम पैसे पे काम करते थे। मैं 3rd ईयर में मैस का इंचार्ज था, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी था, बाद में मैं जनरल सेक्रेटरी बना। तो मेरा शुरू से ये रहता था कि लोगों को मदद की जाए। तो जितने भी मैस के जो वर्कर काम करते थे उनको जो राशन मिलता था, पैसा मिलता था, वो मैंने उनका 2 गुना करा दिया उसी समय जब मैं पढ़ता था। जब पढ़ते थे उसी टाइम? जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो मैंने उनकी जो सैलरी थी वो डबल करा दी, उनका राशन भी डबल करा दिया। मेरे को लगता है कि इनको कुछ गलत हो रहा था उनके साथ में। इसी प्रकार से उनके बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो कम पढ़े लिखे थे, मैं टाइम निकाल के उनको पढ़ाता था। उसके बाद में मैंने सर्विस ज्वाइन करी। फिर खड़गपुर में ज्वाइन करी, वेस्ट बंगाल में प्रोबेशन। फिर पूरे भारत में हम लोग, पहला खड़गपुर था? खड़गपुर में था वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में फिर मैं राजकोट में ज्वाइन किया। फिर राजकोट के बाद में मैं रतलाम आया मध्य प्रदेश में। फिर गांधीधाम गुजरात में गया। फिर मैं फुलेरा राजस्थान। फिर जयपुर में लंबे समय तक रहा। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ एसएजी में। प्रमोशन में मैं मध्य प्रदेश में गया, जबलपुर। वहाँ पे करीब 1 साल मैंने काम किया और उसके बाद मैं एडीआरएम जयपुर बना 2017 में। तो 2017 से 19 तक मैं एडीआरएम था और 2019 में फिर मेरा स्थानांतरण हुबली हुआ कर्नाटक में। फिर मैं कर्नाटक में रहा और इस पूरे पीरियड के दौरान करीब मेरा 29 साल का सेवा काल रहा और 4 साल रेलवे की वहाँ ट्रेनिंग थी। तो कुल मिला के मैं 33 साल रेलवे के साथ मेरा एसोसिएशन था। और ये 33 साल में मेरे को करीब 5 कंट्रीज में जाने का सरकार ने मौका दिया। मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, रशिया, इतनी मैंने बहुत सारी चीज़ों को देश के लिए रिप्रेजेंट किया। तो मैंने पूरी चीज़ों को गांव से लेके, जो खेत खलियान से लेके घर, गरीबी का घर, लोगों का किस तरह का जो जीवन यापन करते हैं, उन सब से लेके मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें भी देखी। तो मेरा जो अनुभव का एक दायरा है वो काफ़ी अच्छा एक दायरा मैं मानता हूँ। और मैं हमेशा बहुत अच्छा मैंने रेलवे में काम किया। सब लोग इस बात को जानते भी है। मैं हमेशा आउटस्टैंडिंग रेटिंग वाला ऑफिसर था और मेरे को 2 बार नेशनल अवार्ड मिला और 1 बार जनरल मैनेजर का अवार्ड मिला। अब बीच में जो सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य, अब मैं देखो कि जब 2001 में गांधीधाम में अर्थक्वेक आया, उस समय हमने आउट ऑफ वे जाके लोगों की मदद की, उससे मेरे को नेशनल अवार्ड मिला उस समय। तो आउट ऑफ वे जाके जो मदद की उसमें हमने लोग जो फंसे हुए थे, ट्रैप हो रखे थे, उनको निकाला, उनको वहाँ पे व्यवस्थित रूप से पहुँचाया। तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने काम किया। जो ड्यूटी तो नॉर्मल रहती है आदमी की, पर हम कम से कम 15-16 घंटा काम करते थे, करीब 1 महीने तक। हर डिपार्टमेंट के साथ लाइजन करना, कैसे किसकी मदद हो, क्या काम कर सकते हैं। तो कभी रात दिन देखे नहीं। तब से मेरे को लगा कि मैं एक अच्छी तरह से लोगों की मदद कर रहा था, जन सेवा की। फिर 2004 या 5 में हमने एक गांव में आई कैंप लगवाया। उस आई कैंप में करीब 35 लोगों के ऑपरेशन हुए। तो बाद में जब मैं जाता था तो वो लोग कहते थे कि ये कहाँ लगवाया आपने? हमारे गांव पीलोदाम। पीलोदा, गंगापुर विधानसभा क्षेत्र का गांव में पीलोदा, वहाँ लगवाया। तो जब वो जो लेडी कोई देखती थी मेरे को तो बोलती थी, अरे बेटा मैं पूरी ढंग से काम करने लग गई हूँ और एकदम सुई में धागा पो लेती हूँ। तो बड़ी वो खुश लगी, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि लोग काम कर रहे हैं। जहाँ भी जब भी लोगों को प्रॉब्लम आई, अब बीच में 2013-14 में एक मीना इशू करके एक इशू आया। वो जो इशू आया उसमें बिना मतलब का इशू था, कोई उस पे अपन आएंगे, उस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा एक बार संक्षिप्त में बता दूं, बाद में आप डिटेल में पूछ लेना। उसमें हमने लोगों की मदद की, गवर्नमेंट की मदद की और लोगों की मदद की। लोगों की जो सर्टिफिकेट बनने से प्रॉब्लम हो रही थी वो सही सर्टिफिकेट बनवाए, लोगों को समझाया जगह जगह जाके कि आपको क्या काम करना है। तो ये काम हमने किया। कोरोना जब आया, कोरोना के टाइम पर मैं एक अरावली विचार मंच है, अरावली विचार मंच का मैं 10 साल जनरल सेक्रेटरी था। वो ऑफिसर्स का एक संस्था है। उस संस्था से विभिन्न सामाजिक कार्य करते हैं। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को जो गरीब लोग हैं उनकी कैसे मदद करें और किस तरह से आर्थिक सहयोग लोगों को किया जाए। तो उससे हमने किया। कोरोना के टाइम पे उस संस्था से 5 लाख रुपए इकट्ठे करा के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दिया, कोविड से रिलेटेड।
और बाद में हमने यहाँ काफ़ी फूड पैकेट्स और उस तरह का जो काम किया। एक गांव की संस्था है हमारे पिलोदा की, पिलोदा विकास समिति, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। उस विकास समिति में हम लोगों ने करीब 9 लाख रुपए कलेक्ट किए और हॉस्पिटल, जो हमारे गांव का हॉस्पिटल था, वहाँ सिलेंडर, मशीन देना, फर्नीचर देना, दवाइयाँ देना, तो ऑक्सीमीटर देना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे हेल्प की और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। बिल्कुल। उसके बाद में एक पांचना डैम, वही 2020 की बात है। ये इन सब मुद्दों पे हम आएंगे। सबसे पहला मेरा सवाल था, उससे अपन थोड़ा सा भटक रहे हैं कि ये सारे काम आप सर्विस में रहते हुए कर रहे थे, सामाजिक काम आप कर रहे थे, कई जो टेक्निकली दाव पेच होते हैं उनसे भी आप निजात दिला रहे थे, लेकिन वजह क्या रही? एक बार आपने लोकसभा की टिकट की मांग की थी सर्विस में रहते हुए शायद, उसके बाद आपको वो टिकट नहीं मिला और फिर आपने 5 साल आपके सर्विस का समय बचा था, उससे पहले आपने वीआरएस दे दिया। देखो मेरे चुनाव लड़ना प्रमुख था कि भाई चुनाव लड़ा जाए, विधानसभा में पहुंचा जाए? मेरे को ये लगता है कि सामाजिक कार्य करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है जी चुनाव एक महत्वपूर्ण चीज़ है जी। जितना भी भारत सरकार का जो बजट है, जो बजट खर्च कैसे होता है, मतलब गवर्नमेंट चलने का जो तरीका, देश ही कैसे चल रहा है, देश अल्टीमेटली विकास के माध्यम से चलता है। आज से पहले विकास नहीं था, अभी बहुत सारे चीज़ों का विकास हुआ ये 75 ईयर्स में, और हर गवर्नमेंट ने अपना अपना रोल अदा किया है उसमें। तो ये जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, गवर्नमेंट ही पूरे देश को कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट कैसे देश को चलानी है उसकी डायरेक्शन देती है। और ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा काम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं पहले भी सोच रहा था और अभी मैंने 5 साल पहले इसलिए बीआरएस लिया। नॉर्मली लोग 60 साल के बाद आते हैं, पर अभी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अलग रहता है। अभी लोगों को भी लगता है कि ये रियल में डिटरमिन्ड व्यक्ति है जो 5 साल पहले आया है और 5 साल पहले अपना जॉब को, इतने बड़े जॉब को छोड़ा। मेरे ऊपर रेलवे करीब 5-6 लाख रुपए महीने खर्च करती थी अभी भी। अच्छा। अभी जब मैं आया तो मतलब सैलरी, बेंगलोर पियोन, घर पर ऑफिस में पियोन, ड्राइवर, व्हीकल, जब जाओ तो सलून, हॉस्पिटल, पासेस की सुविधाएं, बहुत सारी। रेलवे एक बहुत अच्छा जॉब था और वो जॉब मैं अच्छे से कर रहा था। तो मैंने कोई ऐसा नहीं कोई दुखी होके किया, मैंने बड़ी प्रसन्नता से। और मैंने जब अपना बीआरएस के पेपर सबमिट किए उसमें भी मैंने ये लिखा कि मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ समाज के लिए, हर गरीब आदमी के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। और मेरे मन में एक भावना ये आई कि मैं जब सेवा अच्छी कर सकता हूँ तो मेरे को अपने आप में मैं सोचता हूँ मेरे में और ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं ज़्यादा बड़ा काम करूँ। तो वही भावना से मैंने बीआरएस लिया और मैं लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आया। बिल्कुल। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि आपने उस वक्त भी कांग्रेस से शायद दावेदारी करने की कोशिश की थी लोकसभा के लिए, लेकिन आपको वो टिकट नहीं मिला। उसके बाद आपने वीआरएस वाला फैसला लिया। अब आप गंगापुर सिटी से तैयारी कर रहे हैं 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर, फिर आप कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की विचारधारा को चुनने के पीछे क्या रहा आपका? तो कांग्रेस का विचारधारा नॉर्मली क्या है, जिस इन्वायरमेंट में व्यक्ति रहता है उस इन्वायरमेंट से वो प्रभावित हो जाता है। उसकी सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। व्यक्ति जैसे कंप्यूटर है या कोई मोबाइल है, मोबाइल की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही हर मनुष्य की भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। तो जो जिस वातावरण में रहता है उसकी सॉफ्टवेयर वैसे बन जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी व्यक्ति का 18 साल तय कर रखा है कि 18 साल के बाद में वो वोट कर सकता है। इसका मतलब ये कि 18 साल जब हो जाता है तो उसको एक तार्किक तरीके से सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी में मेरे को ये लगता है कि ये सबको साथ लेने वाली पार्टी है। हर जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को साथ में काम करना चाहती है, सबका उत्थान करना चाहती है, किसी को छोड़ना नहीं चाहती है। और जो दूसरी पार्टियां हैं जो धर्म का दुरुपयोग कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं लगता मेरे को। वो जैसे कि कैसे, मतलब धर्म का दुरुपयोग? आप धर्म का दुरुपयोग, बहुत सारे लोग जो धर्म को प्रमोट करते हैं आउट ऑफ वे जाके। धर्म एक व्यक्तिगत मसला है, जिसको जो मानना है माने। हमारा देश जैसे सेक्युलर कंट्री है, अब सेक्युलर कंट्री में जिसको जो मानना है माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। लेकिन कुछ लोग यही प्रमोट करते हैं कि भाई पर्टिकुलर धर्म को माना जाएगा। आज से पहले जितनी ये यात्राएं इत्यादि होती आ रही है, अभी पहले बहुत कम होती थी, अब उनमें प्रमोशन हो रहा है। उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और जबकि उनमें कौन लोग जा रहे हैं? उन यात्राओं में जो एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, या जो भी और अग्रणी अगर जिनको जातियाँ बोलते हैं, उसमें जो कमज़ोर वर्ग
के बच्चे हैं वो ही उनमें यात्रा करते हैं। कभी कोई अग्रवाल, खंडेलवाल या इस तरह के लोग यात्रा में आपने नहीं देखा होगा। वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, काम से काम करते हैं। लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो पढ़ाई इत्यादि नहीं करके, क्योंकि उनको समझ कम है, तो समझ कम है तो वो बेसिकली जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं उसमें दुरुपयोग में वो एक सामग्री बन जाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कम से कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का कार्य नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह से ठीक एक पार्टी है। बिल्कुल आपने बताया, लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, और उधर यूपी में ही 80-20 का नारा लग जाता है। अब देखो, सबका साथ सबका विकास, सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब एमएलए के इलेक्शन होते तो उनको मुसलमान लोगों को टिकट नहीं देती। ये बात सही नहीं है। मुसलमानों का भी कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जी। अब मुसलमान भी भारत के नागरिक है, उन्होंने एक अपनी मर्जी से वो इंडिया में रहे। इंडिया में उन्होंने सोचा कि ये देश हमारा है। आज़ादी में बहुत उनके नेताओं ने योगदान रहा, और वो यहाँ रह रहे तो वो भारत के लोग हैं, उनको भी उतना सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी उतनी बात सुनी जानी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर पार्टी को सब लोगों को साथ लेके काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आपके क्षेत्र में विधायक हैं, अभी निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस को उनका समर्थन है, रामकेश मीणा। सीधा उन्हीं पे आ जाते हैं। वो जो आंबागढ़ दुर्ग वाला मामला हुआ था, तब आदिवासी का नारा दे रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ मैदान में आ गए थे। लेकिन फिर कई सोशल मीडिया उनकी चीज़ें देखें, खंगालें, लोगों से पूछें तो वो कभी हिंदूवादी बन जाते हैं, हिंदूवादी। तो ये क्या कैसे देखते हैं आप उनको? अपने विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं वो आपकी। देखो, इस बात को आपने स्वयं नहीं बोला है कि एक बार व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरी बार व्यक्ति कुछ बोलता है। इसका मतलब व्यक्ति का जो सोच है वो स्पष्ट नहीं है, और अगर सोच स्पष्ट है तो वो जनता को गुमराह करना चाहता है। जी भाई, अगर ये बात एकदम सही है कि आदिवासी लोग देश में, जो ये हिंदू धर्म आया उससे पहले से ही रह रहे हैं, तो आदिवासी हिंदू नहीं है का मतलब ये है कि आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति है रहने की, वो, और संस्कृति में धीरे धीरे एक संस्कृताइजेशन एक शब्द है। तो संस्कृताइजेशन का मीनिंग है कि जिस तरह के लोगों के साथ में जो लोग रहते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं, उन चीज़ों को मानने लग जाते हैं। तो कालांतर में धीरे धीरे जो आदिवासी लोग हैं वो जहाँ जैसे लोग रह रहे हैं, जिस तरह के वातावरण में रहे हैं, उसी तरह के वातावरण की चीज़ों को मानने लग गए हैं। ये बात एकदम सही है। लेकिन ये हम कहे कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन आदिवासी अब हिंदुओं की चीज़ों को मानने लगे कालांतर में, तो वो एक संस्कृताइजेशन का प्रभाव है, ये भी बात सही है। तो अब हम लोग को ये देखना चाहिए कि आपको राइट क्या डायरेक्शन है। तो राइट डायरेक्शन तो संविधान है जी। संविधान में ये दे रखा है कि भाई सेक्युलर देश है, जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन हम लोग किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करें। बिल्कुल। अब आपकी एक संस्था चलती है ग्रामोत्थान, जिसके आप अध्यक्ष हैं। क्या काम करती है ये संस्था? तो ग्रामोत्थान संस्था हमने 2020 में एक संस्था बनाई जी। 2020 में, जैसे इसका नाम है ग्रामोत्थान, की ग्रामों का उत्थान करना, तो उसका जो सबसे प्राइम उद्देश्य ये है कि सब लोग अधिकतर गांव से निकल के शहरों में आए। लेकिन लोग जो गांव से निकल के आ जाते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो गांव की तरफ वापस में देखते नहीं। जब अगर ऐसा हो रहा है तो हमको ये लगा कि गांव वालों के बीच में और जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बाहर बिजनेस करने चले गए, बाहर आ गए हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाया जाए। उन दोनों में कुछ कुछ लोग गलत होते हैं। गांव में लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, अच्छा, गांव के लोग भी रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको कुछ भी वैसे बात भी नहीं करेंगे कई लोगों का साथ। ये लोग सोचते हैं गांव के लोग हमारी बात नहीं कर रहे हैं तो हम भी क्यों गांव जाएं। तो हम लोग चाहते हैं कि गांव के लोग भी रेस्पेक्ट करें और ये भी गांव के लोगों का रेस्पेक्ट करें और गांव के लोगों को सहयोग दें गांव के। तो ये ग्रामोत्थान संस्था का एक प्राइम ये था, और बहुत सारे उद्देश्य है उसके। एक उद्देश्य उसमें ये था कि किसानों की मदद करेंगे, जहाँ नहरों में पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे नहर तंत्र विकसित किया जाए, पानी रुका हुआ है उसको पानी को हम लोग खुलवाएं। तो पांचना डैम एक डैम है हमारे। हाँ, एक आंदोलन किया था आपने 2020 में किया था शायद। हाँ, 2020 में हमने एक लंबे समय से इस डैम का पानी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों के पास। तो पांचना डैम एक डैम है जो 2100 MCFT कैपेसिटी का है, मिलियन क्यूबिक फीट का, और इससे करीब 40,000 बीघा जमीन की सिंचाई होती है कमांड एरिया में। 40,000 बीघा की सिंचाई होने से ये सिंचाई करीब 13 वर्ष हुई
1991 92 से 2004-5 के बीच में 13 वर्षों तक यहाँ पानी आया और सिंचाई हुई। ठीक है। और सिंचाई होने से करीब 100 करोड़ रुपए प्रति एनम का किसानों को, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, उतने का फायदा होता है अगर सिंचाई होती है। तो ये 17 साल से ये नुकसान हो रहा है किसानों को, जो ये कमांड क्यों एरिया हो रहा है? क्या मतलब कोई राजनीतिक द्वेषता के चलते या उनकी ये इसमें जो कमांड एरिया के आसपास के जो गांव हैं जिनका लेवल ऊंचा है, जी पहले जब डैम बना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ उस समय रेल रोकी, बाजार रोका, रोड रोक दी और इसका पानी भी रोका गया। तो और सब चीज़ें खुल गई, रेल खुल गई, रोड खुल गई, बाजार खुल गई, वो पांचना बंद है, पानी नहीं खुला। पानी नहीं खुला। अब पानी में जो आसपास के किसान लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई पानी हमको भी मिलना चाहिए। सही है। तो एक लिफ्ट सैंक्शन की गई, लिफ्ट सैंक्शन करके करीब 12-13 करोड़ रुपए की लागत से लिफ्ट थी, जो 20 करोड़ में पूरा हुआ। ये लिफ्ट का काम 1 साल में पूरा हो सकता था, गवर्नमेंट ने भी इसको धीमी गति से करके करीब 10 साल में पूरा किया और पानी भी नहीं खोला। अब इसमें इस समय जब हम लोगों ने ये कोशिश की, उन लोगों को भी बात करी कि भाई पानी क्यों नहीं खोल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पानी हमको भी मिले। तो उस समय मिस्टर सिया कलेक्टर थे, तो उन्होंने पर्सनली बहुत काम करने की कोशिश की और उस काम करने से पूरी नहर जो लिफ्ट है वो लिफ्ट पूरी हुई। लिफ्ट पूरे होने पे उनको ट्रायल के तौर पर पानी दिया गया, पानी पहुंच गया। अब जो वहाँ के लोग हैं वो एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा। पहले वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि 13 गांवों की 1978 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। बोर्ड 10 साल से लगा था, सबको पता था क्या हो रहा है काम। ठीक है। जब काम पूरा हो गया तो वो कहते कि नहीं, हमको 39 गांवों के लिए पानी चाहिए। काम होने के बाद काम होने के बाद में वो कह रहे 39 गांवों का पानी चाहिए और फिर हम खुलने नहीं देंगे जब तक ये पानी नहीं हो। ये सब बात करने के बाद में जब हमको लगा कि ये काम नहीं हो रहा है तो हमने पूरे गांवों में मीटिंग करी, चौपाल की, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो हमने कोर्ट में एक PIL दायर करी 14/825/2020 राजस्थान हाई कोर्ट में। उस PIL में 2022 जुलाई में एक आदेश हुआ। आदेश में कहा गया कि भाई सबको बता दे कि नहरों का पानी खुलेगा और जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। और इसमें जोरदार बात यह है कि आज तक किसी सिंगल व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। ना कोई FIR भी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर। और ये लोग हमेशा बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पानी नहीं खोला जा रहा है, जबकि किसी पर FIR भी नहीं हो रखी है, सिंगल व्यक्ति के ऊपर भी FIR नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की ढिलाई है, राजनीतिक शिथिलता कह सकते हैं। राजनीतिक शिथिलता है। और जो सरकारी लोग काम कर रहे हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं फ्री में और काम नहीं कर रहे हैं। वो काम, उनकी जॉब ये है कि वो पानी प्रोवाइड करें। लॉ एंड ऑर्डर वालों को जॉब है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, पर वो कहना बहुत आसान है साहब लॉ एंड ऑर्डर है, पानी नहीं मिल रहा है। जो 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है ये केवल और केवल जो भी जिम्मेदार नेता है या जिम्मेदार अधिकारी है उनकी शिथिलता है, जिसकी वजह से पानी नहीं खुल रहा है। अभी जब हमने इसमें कंटेम्प्ट लगाया जनवरी 2023 में, तो कोर्ट में कलेक्टर SP करौली 5 बार से लगातार हाजिरी दे रहे हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये जो नया अभी फसल का सीज़न आएगा रबी में, उसमें ये पानी खुलेगा और पानी या तो सरकार खोल ही देगी अपने आप ही समझ के, और नहीं खुलेगी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन हम कराने जाएंगे। बिल्कुल। तो ये पानी को खुलवा के रहेंगे। अभी आप सरकार का हिस्सा नहीं, कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली? मैंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस से मैं दावेदारी कर रहा हूँ। तो आपकी नज़दीकियाँ कांग्रेस के नेताओं से होंगी, ये मामला उन नेताओं को बताया क्या? हाँ, कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग मैंने बताया है, ये बार बार बताया। सलाहकार उनका भी कहना है कि हम खुलवाएंगे। हमारे विधायक खुद मुख्यमंत्री का सलाहकार है। तो मुख्यमंत्री जी से तो बात नहीं करते हैं वो, और वो बात कोर्ट में सलाह देनी चाहिए ना उनको, तो सलाह देनी चाहिए कि वो कोर्ट में चले गए। वो भी कोर्ट में जब जुलाई का हमारा ऑर्डर हुआ तो कलेक्टर ने नोटिस निकाला, तो उसमें भी वो एक पार्टी बने, और पार्टी बनने के बाद में अक्टूबर 2022 में उन्होंने भी एक PIL दायर कर दी। अच्छा। तो उनको मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को रियल स्थिति से अवगत कराना चाहिए था। और गंगापुर सिटी में एक बार मुख्यमंत्री जी आए थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि केवल वो जनता के सामने ये बातें करते हैं कि मैं नहर में पानी खुलवाना चाहता हूँ, जबकि आंतरिक रूप से मेरे को लगता है कि वो पानी खुलवाने के पक्ष में है अथवा नहीं। ये दो बात बिल्कुल क्लियर है कि या तो वो पक्ष में नहीं है, हाँ, पक्ष में होते और तो सरकार अगर का पक्ष हिस्सा में है है तो उनकी चल नहीं रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने जिला बनवा दिया। जब तुम आप जिला बनवा सकते हो तो नहर में पानी क्यों नहीं खुलवाया? बिल्कुल। इस गंगापुर विधानसभा के 24 गांव प्रभावित होते हैं, 24 गांवों में पानी आता है। 24 गांव में जो पानी आता है
वो पानी को हमारे विधायक साहब 2 बार विधायक रह लिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी का उन्होंने समर्थन किया, उस समय कांग्रेस पार्टी का राज था, उस समय भी पानी नहीं आया, अभी भी 5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी भी पानी नहीं हो गए आया। उनको। तो जो 24 गांव के लोगों ने उनको ये सोच के वोट डाला कि हमारी नहर का पानी खुलवाएंगे श्रीमान जी, वो पानी आज तक ये नहीं खुलवा पाए। तो अगर आपको मौका देती है विधानसभा में जाने का जनता, तो आप ये तो निश्चित हम पूरा प्रयत्न पहला करेंगे। काम होगा आपका ये? पहला मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम 5 नाव की पानी खुलवाएं नहरों में। अभी अगर और देखा जाए तो आपने एक जो मुद्दा आप शुरुआत में बता रहे थे, मीणा वर्सेस मीना, ये क्या विवाद था? मतलब काफी दिनों ये विवाद चला, कैसे क्या ये है? मीणा और मीना का जो इशू है, ये सरकार के जो अधिकारी है उनकी गलती से उपजा हुआ एक इशू है। अच्छा। राजस्थान में अंग्रेजी में MINA और हिंदी में मीना, ये टोटल 12 जनजातियां है। तो सीरियल नंबर 9 पे ये MINA अंग्रेजी में और हिंदी में मीना ये अंकित है। इन्होंने बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट मीणा लिख के बना दिया, हिंदी में मीणा और अंग्रेजी में MEENA। जो जनजाति एग्जिस्ट ही नहीं करती पेपर्स में, जो स्पेलिंग, उस स्पेलिंग के इन्होंने प्रमाण पत्र बना दिए। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये प्रमाण पत्र गलत है। अब वो तो वास्तव में गलत है क्योंकि वो स्पेलिंग थी नहीं। तो जो SDM और तहसीलदारों ने ये प्रमाण पत्र जारी किए थे MEENA से और मीणा से, वो उनकी गलती थी, ना कि प्रमाण पत्र लेने वाले किसी व्यक्ति की। बिल्कुल। तो ये सरकारी अधिकारी, उनकी जो ज्ञान की कमी है उससे उपजा विषय था और इसको अनावश्यक रूप से पॉलिटिकल और सामाजिक रूप से इसमें टूल कैसे दिया गया। हमने जगह जगह जाके लोगों को समझाया, हमने ऑफिसर्स को समझाया, हम लोग ST कमीशन में गए, वहाँ से डायरेक्शन इशू कराई 2015 में, और उसमें श्रीमान नमोनारायण मीना जी, श्री यादराम मीना जी, इनका बहुत बड़ा रोल था। इन लोगों ने भी लोगों को समझाया। तो इन्होंने जब हम लोग जगह जगह जाते थे, हम लोग ये कहते थे कि आपको समुदाय के, आप सरनेम कुछ भी लिखो, जैसे मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीना है, मैं सरनेम में MEENA लिखूं, या मैं सरनेम में पिलोदा लिख दूं, या मेरा गोत्र गुणावत है वो लिख दूं, या मैं केवल रघुवीर प्रसाद लिख दूं, या केवल रघुवीर लिखूं, तो इससे मेरे ST के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने समुदाय के कॉलम में क्या भरा है वो इम्पोर्टेंट है। तो समुदाय का जो कॉलम है, समुदाय के कॉलम में हर आदमी को MINA इंग्लिश में और हिंदी में मीना भरना है। तो बाद में हमने गवर्नमेंट को ये बोला, अब तो पूरा ई-मित्र केंद्र से बन रहा है, स्पेलिंग ऑलरेडी फीड है, अब गलती होने का चांस नहीं। तो ये हमने गवर्नमेंट के लोगों से बात करी और लोगों को भी समझाया, जाके सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत मीटिंग होती थी। जो अभी इंदिरा मीना जी जो MLA है, विधायक है, तो वो भी उन मीटिंग्स में हिस्सा लेती थी, वो भी आती थी कई बार मीटिंग्स के उसमें। एक आपके पूर्वी राजस्थान की अपन बात करें तो ERCP का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा में है, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद वो है अगर वो सुविधाएं, उनको योजना का लाभ उनको मिल जाता है। क्या है ये ERCP पूरा, और इस प्रकरण में आपकी क्या भूमिका रही है इस मामले योजना की? देखो, ERCP को एक संक्षिप्त में मैं बोलूं जी, तो ये व्यर्थ बहने वाले पानी को उपयोगी पानी में बदलने की एक परियोजना है। जी, जो और ये वादा मोदी जी ने किया था, व्यर्थ पानी को उपयोगी पानी में बदलने की एक परियोजना है। ठीक है। अब आप देखें कि जयपुर में जहां हम बैठे हैं आज, जयपुर से चंबल तक मध्य प्रदेश की तरफ, इसको ईस्टर्न राजस्थान कहो। जयपुर से पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर बाड़मेर, इसको पश्चिमी राजस्थान बोलो। जब हम लोग आज से 40 साल पहले छोटे बच्चे थे तो सब कहते थे कि वहाँ डेजर्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये सब डेजर्ट वाला एरिया है। और वो डेजर्ट इसलिए था कि वहाँ पानी नहीं था, रेत थी। लेकिन 1000 किलोमीटर चलकर वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल की नहरें आ गई, हिमाचल का और हिमालय का पानी आ गया। वो पानी आने से पूरा एरिया ग्रीन हो गया। तो जो डेजर्ट था वो ग्रीन हो गया, सरकारों ने ध्यान दिया उस एरिया पे। ये जो एरिया है जयपुर से लेके ईस्टर्न पार्ट का, यहाँ बारिश अच्छी होती थी, लेकिन अब पानी की कमी हो गई। उस पानी की कमी के कारण ये एरिया पूरा डार्क जोन बनता जा रहा है, जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है, और ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन एक सुखद बात यह है कि बगल में होकर चंबल नदी बह रही है। राजस्थान के राजनेताओं ने कभी भी ईस्टर्न राजस्थान में पानी मुहैया कराया, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो 2016 में जब वसुंधरा राजे जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक परियोजना बनाई और वो परियोजना को CWC में भेजा, वहाँ से DPR फिर बनाई, और उस DPR में 2017 में
ये जो कार्य प्रारंभ होने के लिए लिखा था कि 17 से 23 7 साल में पूरा होगा। आज हम 23 में बैठे हुए हैं, 23 में काम प्रारंभ भी नहीं हुआ, ठीक शुरुआत ही नहीं हुई। शुरुआत नहीं हुई। तो मतलब उसमें बीजेपी गवर्नमेंट भी रही, कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही, कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन काम अभी हो नहीं पाया है। और इसमें मुख्य कारण जो नहीं होने का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं कि बड़ी परियोजना को ये लोग फंडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। ये 37,200 करोड़ रुपए की परियोजना 2017 में थी, अब ये करीब 50,000 करोड़ से ऊपर की हो गई कॉस्ट बढ़ने से। हो सकता है 60,000 करोड़ की हो जाए। नहीं, जल शक्ति मंत्री हैं जो आपके उधर दौरा करते हैं, तो वो एक वीडियो वायरल होता है उनका, वो कहते हैं कि सरकार चाहती नहीं है और आप हमारा राज ला दो, हम करवा देते हैं ARCP। तो ये श्रीमान मंत्री जी की एक बहुत छोटी सोच बता रही है। ऐसे लोगों को तो मंत्री कैसे बनाया है गवर्नमेंट, जिस पार्टी ने, उसको सोचना चाहिए। इस प्रकार की सोच तो रखनी नहीं चाहिए। जो एक बार मंत्री बन गया वो पूरे देश का मंत्री है, जो एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, जो एक बार चीफ मिनिस्टर बन गया वो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए। ये कोई मतलब नहीं हुई ट्रेडिंग कि भाई आप हमारा राज लाओगे तो हम देंगे, वरना नहीं। मतलब ये तो ये है कि राज लाओगे तो चीज़ें सही हो जाएगी, और नहीं लाओगे तो कुछ भी हम बहाना ढूंढेंगे। तो आपको मैंने दो चीज़ बता रहा था, एक तो डिपेंडेबिलिटी, जो 75% डिपेंडेबिलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से NOC चाहिए। 2005 में मिनट्स निकले थे 13वीं इंटर स्टेट, जो जिसमें चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, उसका पैरा नंबर 13.1 है। उसमें ये लिखा है कि कोटा बैराज के डाउन में अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो खुद के कैचमेंट एरिया से, और या दूसरा 10% जो दूसरे स्टेट का जो कैचमेंट एरिया का पानी आता है, यील्ड आती है उससे, तो आपको कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये ERCP पूरा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो बनी कोटा बैराज के डाउन में रहा है, तो इससे भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ना तो आपको डिपेंडेबिलिटी का इशू है, ना आप इसका, ये तो केवल टांग अड़ाने का एक इशू है। और ईस्टर्न राजस्थान के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है इस समय, 25 के 25 जो MP है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सब लोगों ने उनका सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी का, उनको MP दिए, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। MPs को और जो भी राज्यसभा के सांसद है उन सबको मिलकर, और इवन जो भी आदमी बोल सकता है उसको ये बोलना चाहिए कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को तुरंत अविलंब इसको स्वीकृत किया जाए और इसका कार्य प्रारंभ कराया जाए। इससे करीब 41.13% जनसंख्या जो राजस्थान की है उनको लाभ होगा। बिल्कुल, आपने पूरे पूर्वी राजस्थान को लाभ हो ऐसी योजना के बारे में हमें विस्तार से बताया। उम्मीद है कि आप लोग इनके डाटा को सुनकर लगा होगा कि इनका रिसर्च अच्छा खासा है इसके ऊपर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स रहते हुए भी इन्होंने बहुत से काम ऐसे किए हैं। अगर मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में दोबारा आ जाता हूँ, क्या आप देखते हैं कि वहाँ के मुद्दे क्या होंगे आने वाले चुनावों में? कि वहाँ एक तो नशे की प्रवृत्ति को देखकर काफ़ी चल रहा है लोगों में, खेल को लेकर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ चल नहीं रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके विधानसभा? तो मैंने पिछली फरवरी से फरवरी से अब जुलाई हो गया, करीब 5 महीना तक बहुत ही एक्सटेंसिव दौरे किए गाँवों में। बहुत सब लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया, और गरीब आदमी से इंटरेक्शन किया, बिजनेस करने वाले से इंटरेक्शन किया, छोटे स्किल के जो काम करते हैं उनसे इंटरेक्शन किया, मजदूर भाई लोगों से इंटरेक्शन किया, सब्जी मंडी में जो सब्जी लेके आते हैं, सब्जी जो ठेले वाले लोग हैं उनसे इंटरेक्शन किया। तो हर तरह के इंटरेक्शन से मैंने एक बात देखी कि लोग, जो वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जो कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ने, उसने चिरंजीवी योजना लेके आई, 25 लाख तक का आपका जो इंडोर पेशेंट है वो निःशुल्क इलाज हो जाएगा, 10 लाख तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। उसके बाद में 100 यूनिट बिजली फ्री करी, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री की। ऐसे बहुत सारी 500 रुपये में सिलेंडर देना, तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं ये लेके आई है, और बहुत सारे कॉलेजेस खोले, ये खोले हैं। लेकिन जो रियल में जो इश्यूज है गांव में, अभी भी लोग हताश और निराश, दो शब्द मैं बोल रहा हूँ, हताश और निराश। आम नागरिक अभी भी हताश है और निराश है। उनको लगता है कि चीज़ें सही नहीं होगी, क्योंकि जितने भी जन नेता है वो सेवा कम और वो अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं। वो लोग, एक गांव में हम लोग गए जैतपुर में, वो कह रहे हैं कि साहब विधायक साहब पूरी 4.5 साल में एक बार आए। 4.5 साल में एक बार, उनका ये कहना था, मैं ये अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि विधायक साहब एक बार आए,
और एक बार भी उनको हमने कई बार बुलाया तब जाके आए। उनका स्कूल 10वीं से 12वीं किया, लेकिन स्कूल में 12वीं जो स्कूल किया उस स्कूल में केवल 2 ही कमरे हैं जो ठीक ठाक है, जिसमें लीकेज नहीं होता है। अब 2 कमरे में 11-12 क्लास कैसे चलेगी? बिल्कुल। तो ऐसे जो मैं आपको मुद्दा वाइज अगर गिनाना चाहूँ तो सबसे पहले जल जीवन मिशन, जी। मैंने पानी की 2 बात की। एक बात करी मैंने पांचना डैम की, उसके नहरों में पानी आएगा, थोड़ा सा अपन संक्षिप्त जल्दी कर देता हूँ। बिल्कुल। तो जल जीवन मिशन जो पानी है, पानी में लोगों ने पाइपलाइन डाल दी है, क्योंकि पाइपलाइन में पेमेंट मिल जाता है, जी। टंकी बनाने में पेमेंट मिल जाता है, लेकिन जहाँ से पानी की आवक होती है वो पानी नहीं आ रहा है। गंगापुर में करीब 25 MLD मिलियन लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट है और उसकी जगह केवल 6 MLD की सप्लाई हो रही है। अब 6 MLD 25 MLD में कैसा पूरा करेगा? और तो बेसिक फ्लो जहाँ पर आपका रिवर है, चंबल रिवर से जो पानी उठता है, वहाँ से लेकर आपको जो इंटेक बेल बने हुए, वहाँ की 400 mm की टेम्परेरी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन ढंग की डाली नहीं गई अभी तक, जबकि और जगह नेटवर्क बना दे रहे हो। तो लोगों को गाँवों में पानी नहीं मिल रहा है। तो जल जीवन मिशन से लोग खुश नहीं है। किसी भी गांव में आप जाओ आपको लगेगा कि पानी नहीं मिल रहा है। अधिकतर गांवों में पानी नहीं है, जहाँ पे है बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत, तो पानी की एक प्रॉब्लम है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसके लिए तो आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन अलग बात है। इस बार सरकार ने यहाँ खरीद की, अच्छा, लेकिन आसपास की सब विधानसभा में खरीद हुई, गंगापुर में खरीद नहीं हुई। अच्छा। और खरीद हुई तो बहुत ही न्यूनतम, एकदम कोई प्रॉब्लम थी इनका रजिस्ट्रेशन को लेके, तो वहाँ ढंग से खरीद नहीं हो पाई, तो उससे किसान बहुत नाराज है। MSP का मुद्दा आपका रहेगा। MSP पे खरीद नहीं हुई, इससे बहुत नाराज है। और गंगापुर सिटी जो सिटी है, उसका नाम बहुत ही अच्छा नाम है गंगापुर, लेकिन उसको अगर आप गंदापुर बोलोगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इतना गंदा हो रखा है शहर, उसकी नालियाँ एकदम चौक है और उसमें सफाई का लेवल बहुत ख़राब है। सफाई वालों की समस्याओं को लोग नहीं सुनते, सफाई होती नहीं है। और उसमें मतलब आपको कभी जाओगे तो बड़ी ख़राब सी फीलिंग आती है कि यार जो लोग जिम्मेदार है वो लोग काम नहीं कर रहे। तो उसमें जो वहाँ की नगर परिषद है और जो जनप्रतिनिधि है वो उसको ठीक प्रकार से काम नहीं करा पाए। बिल्कुल, ये तमाम आपके मुद्दे, तो ये काम है। एक और किसानों से संबंधित मुद्दा है, जो आवारा जो पशु है, खासकर गाय और सांड, वो ये पूरे राजस्थान में वो समस्या। हाँ, तो इनको अभी कम से कम इन दिनों में इनको एक गौशाला खोलनी चाहिए टेम्परेरी। बिल्कुल। तो वो गौशाला में वो काम करे। स्कूलों का हाल ये कि स्कूल में कमरे कम, कक्षाएं ज़्यादा है, लोग बैठ नहीं पाते। हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। हमारे खुद के गांव में 1.5 साल से एक अच्छी एम्बुलेंस है, वो MLA साहब ने दी थी, लेकिन ड्राइवर नहीं है तो एम्बुलेंस चल नहीं रही है। हमारे पड़ोसी गांव में खंडीप, उसमें भी नहीं है। पिलौदा से खंडीप अच्छे दोनों गांव में, दोनों में रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत घूम के जाना पड़ता है। किशोरपुर और खेलड़ी गांव में उसमें रोड नहीं है स्टेशन से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और एक जो बड़ा मुद्दा है वो है स्मैक का। उस एरिया में स्मैक की सेल होती है, बहुत लोग स्मैक से बिगड़ रहे हैं। और एक बार जो बच्चे को स्मैक पीने की आदत लग गई, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। उसकी फैमिली चौपट है, उसका हर रिश्तेदार परेशान है। और पुलिस अगर चाहे तो स्मैक नहीं बिक सकती। और पुलिस की पोस्टिंग MLA साहब कराते हैं। हर पियोन से लेके SDM की पोस्टिंग आज की डेट में MLA का यानी कि रोल है। राजनीतिक और प्रशासनिक से ये तो काम हो रहा है। ये बिल्कुल उनकी मौन स्वीकृति से ये सब काम हो रहा है। और अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं तो वो अंधे तो हो नहीं सकते। बिल्कुल, हाँ। और अंधे है तो वो भी खराब बात है। बिल्कुल। तो ये स्मैक को इनको तुरंत रोकनी चाहिए। गांवों में स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं है, इवन गंगापुर में भी नहीं है। तो लोग खेतों में क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स की सुविधा 75 साल बाद आज़ादी के तो बन जानी चाहिए। गांवों में ट्रांसपोर्टेशन का कोई सिस्टम नहीं है, जिसके बाद मोटरसाइकिल इत्यादि है वो जाएगा, वरना लोग बेचारे बैठे रहते हैं, किसी की मदद लेंगे। कम्युनिटी हॉल नहीं है। करप्शन का लेवल इतना है कि गांव का हर आदमी इवन तहसील में या कहीं भी जा रहा है, पुलिस के पास जा रहा है, बैंक से लोन लेने जा रहा है, उनको लगता है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। इस प्रकार का एक दलाली का सिस्टम बन गया है। जो मुद्दे हैं इनको लेकर और एक और चीज है कि अभी रोड का चौड़ी रोड बनी है, उन रोड में जो घर टूटे उनका कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। अच्छा, जबकि जनप्रतिनिधि को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उल्टा पुलिस से डंडे पड़े हैं उनके। भाई जिसने घर बना रखा है सालों से, उसका घर टूट रहा है तो उसको कंपनसेशन तो मिले। वो कंपनसेशन कहीं नहीं मिला पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अब जो आप ये जो बीड़ा उठाया जनसेवा का, कांग्रेस पार्टी आपको मौका दें, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन विधायक उनके समर्थित हैं। अभी निर्दलीय विधायक हैं वो, वहाँ से रामकेश जी मीणा है। कांग्रेस आपको मौका देती है और आप जो तमाम ये असुविधाएं, ये मुद्दे आप बताए हैं, जनता के विधानसभा में ये उठें
और इनके लिए काम हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। देखो, हमारे जो वर्तमान विधायक साहब है, कांग्रेस पार्टी 3 बार हारी है लगातार। एक बार बसपा से विधायक साहब थे, तब भी इन्होंने कांग्रेस को हराया। जब कांग्रेस ने इनको टिकट दिया तब भी ये कांग्रेस से हारे, और अभी जब कांग्रेस का टिकट किसी को और दिया, ये इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, तब भी कांग्रेस को हराया। तो पिछले 2008, 2013, 2018 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया ही है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं अब की बार आपको सरकार, वर्तमान कांग्रेस सरकार है, अलकमान आपको मौका दे और एक बार आप विधानसभा पहुंचे, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखें, क्योंकि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो सामाजिक और राजनीतिक में अपने जो दिमाग है, इस्तेमाल है, वो जनसेवा में करें लगातार, तो लोगों का अच्छा भला हो सकता है। मैं एक लास्ट मैसेज और देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने ये वीडियो बनाया, और जितने भी दर्शक इनको देखेंगे इस इंटरव्यू को, उनसे मेरा निवेदन है कि वो तार्किक रूप से समझे कि कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन अच्छे से आपकी सेवा कर सकता है, और आप इस बात को, और जो लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके पास इस बात को पहुंचाए, और जिनके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।